Hello students, welcome to Shiva Academy. Myself Yashanvi Agarwal with a new topic that is bail. आज बेटा हमने बेल का जो जनरल कॉन्सेप्ट था, उसके मीनिंग थे, ऑब्जेक्ट्स थे और जो सेक्शन 436 था जो कि हमारा बात करता है कि हम बेल कब ले सकते हैं बेलेबल ऑफेंस के केस में, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, समझाया है। उसके नोट्स भी वहीं पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। अब मैं शुरू करती हूँ। सेक्शन 437 क्या कहता है? व्हेन बेल मे बी ग्रांटेड इन नॉन बिलेबल ऑफेंस। जो बेल है वो नॉन बिलेबल ऑफेंस में कब ग्रांट हो सकती है किसी भी पर्सन को? व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बिलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट other than the high court or session court, he may be released on bail। कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है कि उसने क्या करा है, कमिट किया है, कौन सा ऑफेंस? हम इस सेक्शन में बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की, और वो बिना वारंट के अरेस्ट हो गया। मतलब कि कोई पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि हमारा नॉन बेलेबल है और वो अरेस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है, जो पुलिस स्टेशन में का जो इंचार्ज है उसने अरेस्ट कर लिया है उसको विदाउट वारंट। फिर जो है आपको ये पता ही है कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर हमें मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लाना पड़ता है। तो जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया या फिर आया बिफोर अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, जो कि हमारी क्या है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ना ही सेशन है ना ही हाई कोर्ट है, तो वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है। बट लेकिन यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिन केसेस में वो रिलीज़ नहीं हो सकता बेल पे। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए अगर आपको नहीं समझ आता तो। सेक्शन 437 का 1, हम कब नहीं ले सकते बेल? अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है बाय द मैजिस्ट्रेट। नो बेल गिल्टी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी का जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है या फिर कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा है, मृत्युदंड है, उस कंडीशन में। नंबर 2 जो है इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको बहुत बार बताया। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप रट लीजिए, वो वाले ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद। जिसने, इस पर्सन ने, जो एक्यूज पर्सन है, इसने पहले भी क्राइम करे हैं। कौन से? या तो डेथ पनिशमेंट वाला क्राइम करा है जिसमें डेथ पनिशमेंट की सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला जिसमें आजीवन कारावास है, या फिर 7 साल से जिसमें कि 7 साल से ज़्यादा की जिसमें सज़ा है, वो वाला उसने अपराध किया है। उस कंडीशन में हमारा जो है, हम बेल नहीं, मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देंगे हमें। अमेंडमेंट 2005 में क्या हुआ था हमारा? मोर देन 3 years एंड लेस देन 7 years इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऑलरेडी कन्विक्टेड इन एनी अदर ऑफेंसेस 2 times। 2005 में ये हुआ था अमेंडमेंट कि अगर किसी ने 2 बार जो कोई भी ऑफेंस कमिट किया है जो कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का है और 7 साल से कम की सज़ा है, मतलब कि पहले हमने ये बताया आपको कि जिसने हम पहले भी कोई आजीवन कारावास वाला, मृत्युदंड वाला या फिर मोर देन 7 years वाला कोई सा भी ऑफेंस कर रखा हो, उसको बेल नहीं मिलेगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसने ये कहा कि नहीं, जिसने 3 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला भी अपराध कर रखा होगा और 7 साल से कम वाले का भी 2 से ज़्यादा बार या 2 बार कर रखा होगा, तो उसको भी बेल मैजिस्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करेगा। अमेंडमेंट 2005 एक और अमेंडमेंट आया। नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ मैंडेटरी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको नोटिस देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हमारा है एक्सेप्शन ऑफ 437 क्लोज 1 और 2। अब जो मैंने आपको ये बताया
437 में मैंने आपको ये फर्स्ट और सेकंड में क्या बताया था कि हम किस में बेल नहीं ले सकते। एक तो हमारा जो हमने गिल्टी है हम कैपिटल पनिशमेंट के और किसके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले, तो किस में नहीं ले सकते, तो किस में जो कोर्ट है हमें वो दे सकती है बेल। बेल में भी ग्रांटेड इन लो केसेस, लेकिन इन कंडीशन के बाद भी हमें बेल इन कंडीशंस में मिल जाएगी। अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो पर्सन 16 साल की उम्र से कम का है उसको बेल मिल जाएगी। कोई वुमेन है, नारी है, उसको बेल मिल जाएगी। सिक और अनफर्म पर्सन, कोई सिक बीमार पर्सन है या फिर अनफर्म पर्सन है। इनफर्म पर्सन मतलब किसी को शरीर का रोग है उसको। अदर रीजनेबल कोज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, अगर कोई जेन्युइन रीजनेबल कोज है जो कि कोर्ट की ओपिनियन में वो सही है उस पर। इन क्लोज सेकेंड बी रिलीज ऑन बेल इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीज़न। अगर वो जो कोर्ट है हमारी वो सोचती है कि ये जस्ट एंड प्रॉपर है, मतलब कि न्यायिक और बिल्कुल सही है कि इसको बेल प्रदान करनी चाहिए, जो फिर ये कहता है एफ, ये वाला कहता है कि जो अगर विटनेस ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, सिर्फ यही ग्राउंड नहीं होगा कि उसको बेल नहीं मिलेगी कि जी इसने तो विटनेस ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, इस पर्सन को हम बेल कैसे दे सकते हैं। तो सिर्फ यही ग्राउंड काफ़ी नहीं है, और भी एविडेंसेस उसके खिलाफ होने चाहिए। बी रिलीज ऑन बेल बाय द कोर्ट अंडर दिस सब सेक्शन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर ये वाली सरकमस्टांसेस हैं तो बिना प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सरकारी वकील, उन्हें उनकी बिना हियरिंग के हम बेल दे सकते हैं इन वाले सरकमस्टांसेस में। आ रही है बात समझ में। सेक्शन 437 का जो 2 है वो क्या कहता है, इफ़ एक्यूज कंसर्न विद नॉन बेलेबल ऑफेंस इफ़ इट अपीयर्स एट एनी स्टेज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। जो मेन स्टेज होती है क्रिमिनल ऑफेंस की वो 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। That there are reasonable grounds for believing that the accused committed a non-bailable offence, believe that more need of inquiry to prove non-bailable offence may release on bail। अगर 437 का जो सब क्लोज 2 है वो ये कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई मजबूत जो सबूत है वो उसके खिलाफ नहीं जाता कि उसने ये नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उस कंडीशन में जो हमारी मैजिस्ट्रेट होगी वो उसको बेल पे छोड़ देगी, चाहे वो हमारी कोई सी भी स्टेजेस हो, हमारा ट्रायल की स्टेजेस हो, इंक्वायरी को हो या फिर इन्वेस्टिगेशन की हो। लेकिन क्या लगा के, जो कंडीशन है सेक्शन 446A की वो लगा कर। सेक्शन 437 का जो 3 है वो ये कहता है, व्हेन एन एक्यूज पर्सन कंसर्न्ड विद ऑफेंसेस 7 years और मोर देन 7 years ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 6 चैप्टर 1 चैप्टर 17 ऑफ IPC और ऑफ अटेम्प्ट और अबेटमेंट और कंस्पायरेसी ऑफ अबव ऑफेंस शैल बी रिलीज ऑन बेल विद कंडीशंस। इसमें यह कहता है कि कोई भी एक्यूज पर्सन है, उसने कोई भी 7 साल या 7 साल की ज़्यादा वाला क्या करा है, अपराध किया है, चाहे वो अटेम्प्ट के द्वारा किया हो, किसी अटेम्प्ट करा हो करने का, किसी का अबेटमेंट किया हो, उकसाया हो करने के लिए, या क्रिमिनल कंस्पायरेसी करी हो किसी के अगेंस्ट। तो हमने इन तीनों चीज़ों में ये माना था, जिन बच्चों ने IPC पढ़ ली होगी उसमें ये था कि ये माना जाएगा कि उसने ये अपराध खुद किया है, तो उस कंडीशन में हमारी जो मैजिस्ट्रेट है वो बेल दे सकती है अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी। कौन सी कंडीशन, ये नीचे बता रखा है, प्रेजेंस बिफोर कोर्ट, कि उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। रिपीटेशन, नो रिपीटेशन ऑफ ऑफेंसेस एलिगेशन और न्यू, कि वो कोई भी नया अपराध नहीं करेगा। नो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू पुलिस ऑफिसर, कोई भी थ्रेट नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर को और इंड्यूसमेंट नहीं करेगा। सेक्शन 437(4) क्या कहता है, गिव द रीज़न और स्पेशल रीज़न ऑफ ग्रांटिंग बेल बाय कोर्ट इन बेल ऑर्डर इज़ मैंडेटरी।
हम जो कोर्ट है हमारी, जब भी वो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट जब भी हमें बेल प्रोवाइड करेगा, किसी भी एक्यूज पर्सन को बेल प्रोवाइड करेगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या लिखने पड़ेंगे, रीजंस लिखने पड़ेंगे कि वो क्यों बेल प्रोवाइड कर रहा है, क्या ग्राउंड से बेल प्रोवाइड करने के। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 5, एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सेक्शन 1 और अंडर सेक्शन B2 कोर्ट कैंसिल द बेल एंड ऑर्डर फॉर अरेस्ट ऑफ एक्यूज एनी टाइम इफ थिंग्स फिट। अगर कोई भी पर्सन, सबसेक्शन 5 ये कहता है, अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, कैंसिल करता है जो बेल पे कंडीशन लगाई गई है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जिन कंडीशन, तो फिर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट जो है द्वारा ऑर्डर दे देगा उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कि जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए। सेक्शन 437 का 6 ये कहता है, इफ़ ट्रायल नोट बी कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट डे ऑफ एविडेंस इन कोर्ट टू 16 days एंड एक्यूज इज इन जुडिशियल कस्टडी देन कोर्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अंटिल अदरवाइज इज डायरेक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। ये सबसेक्शन 6 जो है ये कहता है, अगर ट्रायल जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ 60 दिनों के अंदर, जब से फर्स्ट डे जो शुरू हुआ था उसके 60 दिन हमारे कंप्लीट हो गए और जो एक्यूज्ड है वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो हमारी जो मैजिस्ट्रेट है वो बेल उसको प्रदान कर सकती है, दे सकती है। आ रही है बात समझ में? अगर इन्वेस्टिगेशन करते करते 60 दिन हो गए और उसको ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा और कुछ ऐसा सामने आया नहीं जिसके बेस पे हम उसको गिरफ्तार कर सके, मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सके, जुडिशियल कस्टडी में रख सके, तो उस पे वो जो है रिलीज्ड हो जाएगा ऑन बेल। सेक्शन 438 जो 7 ये कहता है, इफ़ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ अ पर्सन before announcement of judgment court believe that he is not guilty if he is in judicial custody। ये सेक्शन 438 का 7 ये कहता है, अगर जो कंक्लूज़न आने से पहले ट्रायल चल रहा है हमारा, एक्यूज पर्सन का ट्रायल चल रहा है, मैजिस्ट्रेट जो है अनाउंस करने से पहले मैजिस्ट्रेट को ये बिलीव हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि इस पर्सन ने क्राइम नहीं किया, ये गिल्टी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उस पर्सन को जो है बेल प्रदान कर सकता है। किस पे? पर्सनल बॉन्ड पे भी बेल प्रदान कर सकता है। अब हमारा अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, ये पढ़ते हैं सेक्शन 437A, बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेंट कोर्ट। अगर उसको छोटे कोर्ट से जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो है उसको सज़ा मिल गई तो वो क्या करेगा, सबसेक्शन 1 में, इन कोर्ट इफ़ एक्यूज इज़ कन्विक्टेड इन फर्स्ट कोर्ट, अगर पहले कोर्ट में उसको सज़ा मिल गई और इन अपील या फिर अपील में जेल और बेल, तो उसे क्या, तो या तो जेल होगी या फिर वो बेल पर रिहा होगा, बेल मांगेगा कोर्ट से। टू अपील और फर्दर अपील इन एपेक्स कोर्ट बेल बॉन्ड शैल बी अप टू द 6 month अनफोर्स्ड। कहने का मतलब ये है, इसमें मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, शायद आपको समझ आया अच्छे से, कि जो कोर्ट है, जो पहली कोर्ट में जहाँ पर उसका मुकदमा चल रहा था, किसका, एक्यूज का, तो वहाँ पर उसको सज़ा हो गई, तो वो अपील करना चाहता है, जहाँ से सज़ा हो जाती है फिर अपील होती है हमारी एपेक्स कोर्ट के पास, तो या तो उसको छोटे वाले कोर्ट से जो फर्स्ट कोर्ट है वहाँ पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ पे या तो बेल मिलेगी या फिर जेल मिलेगी उसको। तो वो यही कहता है कि मुझे 6 महीने की क्या दे दो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से क्या कहेगा, दरख्वास्त करता है कि जज साहब मुझे 6 महीने की बेल दे दीजिए, मैं अपर कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डालूँगा, किसकी, केस की। इफ़ नॉट प्रोड्यूस अपील बिफोर एपेक्स कोर्ट बेल बॉन्ड shall be forfeited after 6 months within 6 months। अब ये कह रहा है, जो इसका सप्लोज 2 है, ये कह रहा है कि अगर वो अपील नहीं करी उसने एपेक्स कोर्ट के पास, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बेल बॉन्ड है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा 6 महीने पूरे होते ही, क्योंकि 6 महीने का बहुत काफ़ी टाइम होता है। तो हमारा जो बेल बॉन्ड है, जो हमने उस एक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट ने दिया था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो विद इन 6 month या तो वो सेम कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा,
ठीक है। और एपेक्स कोर्ट में गया तो उसको जेल मिल जाएगी, ये मतलब जो उसे सज़ा मिलेगी तो वो जेल में चला जाएगा, अगर बेल मिलनी होगी तो बेल में चला जाएगा। अब हमने कुछ केस लॉज बताए हैं आपके लिए, कुछ केस लॉज लेकर आए हैं, लीडिंग केस लॉज हैं, बहुत अच्छे केस लॉज हैं। अमल मनी त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005, बहुत लीडिंग केस है, बहुत फेमस थे अमल मनी त्रिपाठी, आई होप आपको पता होगा। अमल मनी त्रिपाठी was a Congress leader but belongs to Uttarakhand. He elected member in UP. His secretary was also on the one of the yes गलत लिखा गया बेटा, one of the editor who claims that she was raped by अमल मनी। ये जो है कांग्रेस के लीडर थे अमल परी, जो कि कहाँ से लड़ते थे, यूपी से लड़ते थे बेसिकली ये, लेकिन उत्तराखंड के थे। उनकी एक सेक्रेटरी थी जिन्होंने इन पे जो अमल मनी है उन पे क्या कौन सा क्रिमिनल चार्ज लगाया, रेप का लगाया। तो इस केस में बेसिकली जो कोर्ट ने कुछ जनरल ग्राउंड दिए हैं बेल के, क्या क्या दिए हैं। नेचर ऑफ द ऑफेंस, नेचर क्या है ऑफेंस का, बिलेबल है या नॉन बिलेबल है, ये जानना ज़रूरी है। कन्विक्शन डेट जाननी ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप, कि वो पर्सन भाग सकता है या नहीं भाग सकता देश छोड़कर। पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन रिपीटेशन ऑफ ऑफेंसेस, उसका बैकग्राउंड पता लगाएंगे कि उसने कितने ऑफेंसेस कर लिए, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा से कोई ऑफेंसेस कर लेगा। करेक्टर, बिहेवियर, बिजनेस, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन इन सोसाइटी, सोसाइटी में, समाज में उस पर्सन का करेक्टर कैसा था, उसका समाज के प्रति बिहेवियर कैसा था, बिजनेस कैसा है उसका, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये बेसिस है बेल के। टू ऑब्स्टेन विटनेस, कि वो बाहर निकल के, अगर हमने उसे बेल पे छोड़ दिया तो वो बाहर निकल कर धमकाएगा तो नहीं किसी को। अब एक केस और है, मजहार अली वर्सेस स्टेट 1982। इसमें क्या है, ग्रांट ऑफ बेल इज़ द रूल एंड इट्स रिफ्यूज़ल इज़ एन एक्सेप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था ये, जब आपको ऑब्जेक्ट बताया था हमारे प्रीवियस उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये कहता है जो ग्रांट है बेल का वो एक रूल है, और इसका जो रिफ्यूज़ल है वो एक्सेप्शन है। मतलब जो मैजिस्ट्रेट है, हमारे जो कोर्ट है, वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही जेल में रखना चाहती है एक्यूज पर्सन को। But while granting it in the court to be satisfied that the order to be passed is in the interest of justice, लेकिन अगर कोर्ट उसको बेल पे छोड़ रही है, लेकिन कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ये सेटिस्फाई ज़रूर करना चाहिए अपने ऑर्डर में। मैंने तुम्हें क्या बताया था 437 के क्लोज में, सब क्लोज में, कि कोर्ट को रीज़न लिखने ज़रूरी है कि वो किस बुनियाद पर उसको बेल दे रही है, तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ज़रूर होना चाहिए। एक थर्ड केस लॉ और है, राजेंद्र कालवेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हमारा पसंद आया, अच्छा लगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटिसिपेटरी बेल के बारे में पढ़ाऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।